नाउ सर संडे वाले नहीं, ये संडे वाले हो नहीं पाए ना, हो जाएंगे। अभी कितने घंटे में हमारा 2 घंटे थोड़ा सा आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि दिन की 2 क्लास हो रही हैं और उनकी हमें कॉपियाँ भी चेक करनी है। आप ये समझो हमारे लिए समय कहाँ बचता है कि नहीं? सर 11 वाले जैसे शाम की क्लास किसी दिन की हम आपकी स्किप कर रहे हैं या टेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे, तो उस समय कॉपी चेक हो जाएगा। दो टाइम की कॉपी देख रहे हो, कितनी कॉपी अभी चेक करके दी, तो उसमें सब चीज़ें छोटी छोटी है। इन स्टिल वाटर तक हमें देखना पड़ता है। सर अभी किसी की नहीं है संडे की? हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। चलो नाउ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। चलिए so that is सर शिवम ऑनलाइन है? कोई ऑनलाइन नहीं आया। तो light is a form of energy which enables us to see objects। ये वो एनर्जी है जो हमारी आंखों में सेंसेशन पैदा कर देती है ना, और वो हमारी आंखों में सेंसेशन पैदा करती है। एंड दोज सेंसेशंस दीज आर sent to brain and brain read that kinds of जो मैसेज है and interpret is at light और make an image in mind, उसकी वो इमेज बना देती है। Light is a form of energy which enables us to see object। अगर कोई आपसे पूछे लाइट की डेफिनेशन तो क्या है? लाइट इज अ फॉर्म Light is a form of energy which enables us to see object। ठीक है, लाइट ऊर्जा का वह प्रकार है, प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार है जो हमारे मस्तिष्क में उद्दीपन पैदा करता है और वस्तुओं को देखने में हमें क्षम्य बनाता है। सो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। तो कोई भी लाइट हो, चाहे ब्लू हो, रेड हो, हर एक में देख सकते हैं। सो लाइट के भी अपने अलग अलग स्पेक्ट्रा में अलग अलग कलर हैं, और सर उसके हर कलर की भी लाइट हो सकती है। कि रेड ज्यादा देख सकते हैं। When charge particle accelerates, then it emits packet of energy. Those packet of energy is called photon। ये किसने बताया कि चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करे, एक्सेलरेट का मतलब अपनी वेलोसिटी चेंज करे, डायरेक्शन चेंज करे, तो इसमें से क्या निकलता है? पैकेट ऑफ एनर्जी निकलता है, जो किस तरीके से मूव करता है? फोटोन। उस पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं बोलो? गामा रेडिएशन की बात नहीं कर रहे हैं। जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, कि इन्होंने कहा कि चार्ज पार्टिकल है, सो व्हेन, जैसा कि माही ने बताया कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट, वो एक्सेलरेट करेगा तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी करेगा। अगर वो 1 सेकंड में 10⁻34 टाइम्स तक हिले, बड़ी बात है। यहाँ 100 ऑसिलेशन नहीं हो पाते। प्लेट को जब हिलाते हो तो 10 ऑसिलेशन होते हैं। प्लेट को ऐसे करो और 10⁻34 टाइम्स तक वो हिल, सोचो उतने जीरो और उतने टाइम्स वो हिल रहा है, बहुत बड़ी बात नहीं। कहीं कहती हैं कि तब गामा निकलता है, गामा रेडिएशन। यानी इन्होंने बताया कि जो इससे रेडिएशंस निकलते हैं उसमें इलेक्ट्रिक नेचर भी है। अगर कहीं पर एक चार्ज पार्टिकल दूसरा है तो उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, हटा देगा, क्योंकि ये भी तो चार्ज है।
तो ये ऐसे करेगा तो क्या उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर और सबसे ऊपर आयनोस्फियर। क्यों कहा जाता है आयंस का बना? क्योंकि सन से जो चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट किया, क्या उसने सारे इलेक्ट्रॉन छिटका दिए, उसमें से बाहर निकाल दिए? वहाँ ऐसे ऐसे ऑसिलेशन हो रहे थे, तो हमारे जो आयनोस्फियर्स हैं उनके सारे इलेक्ट्रॉन छिटक के इतनी तेजी से 10⁻34 हो रहे, तो क्या हिलते हिलते हट नहीं जाएंगे? कहाँ से? इसी हमारी जो सबसे आउटर बेल्ट है 350 किलोमीटर का, तो उसको आयनोस्फीयर क्यों कहा जाता है? आयंस। क्योंकि वहाँ आयंस है। आयंस क्यों हैं? क्योंकि सन पे ऑसिलेशन हो रहे थे 14,88,00,000 किलोमीटर दूरी पर, और उससे यहाँ पर डिफ्लेक्शन पैदा हुआ और वो अपने एटम से छिटक कर गिर गए। और इन्होंने बताया कि गामा रेडिएशन ही वो थे जिन्होंने उनको अपनी ऑर्बिट से गिरा दिया, और इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? आयनोस्फीयर। अच्छा, वो गिरे हैं तो फिर उन्हें मिलना भी होगा, वो वहाँ से थोड़े नीचे आए, और जब मिले तो उन्होंने हीट रेडिएट की, इसलिए उसका नाम पड़ गया थर्मोस्फीयर। जब सैटेलाइट आती है और थर्मोस्फीयर का 350 टेम्परेचर, कहते हैं वहाँ से गुजर जाए तो गुजर जाए, वरना कल्पना चावला की मौत तो थर्मोस्फीयर में ही हुई। थर्मोस्फीयर से गुजर नहीं पाई, वहाँ रबड़ की गास्केट सब पिघल गई, मर गई। वो बात समझ में आई कि नहीं? और फिर उसके नीचे स्ट्रेटोस्फीयर है जहाँ ओजोन लेयर होती है या डेप्लीट होती रहती है। बोलिए, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये बात हो गई। अब जरा देखें कि ओके, हाँ शिवम बोलिए। हाँ, आप एंटर नहीं कर रहे हैं ग्रुप में। हेलो, अच्छा ज्वाइन नहीं हो पा रहे? ठीक है, करो। इसलिए हमारे चैप्टर में है ना सब जो ये 9। ये सब क्या होता है ना, जैसे तेज बच्चे हैं, बात समझ आई कि नहीं? सब अगर कमज़ोर बच्चों पे क्लास चले तो कोई कोचिंग चल नहीं सकती। वीक बच्चों के लिए कोचिंग कोई नहीं बनती है। वीक पढ़ते हैं, बात समझ आई कि नहीं? पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ाया किसके लिए जाता है? एक इनमें से टॉपर निकला वो काफ़ी है हमारे कोचिंग के लिए, उसको हम जगह जगह चिपकाएंगे। ये नहीं कि 10 वीक निकल गए वो बेकार है, और एक टॉपर निकल गया जो 100 जिलों में टॉप कर गया, दृष्टि द्विवेदी की तरीके, उसने हमारी कोचिंग का नाम कर दिया। कहाँ से पढ़ी हो? कहाँ से पढ़ी हो? दृष्टि द्विवेदी 100 केवी में टॉप कर गई थी। 100 केवी? हाँ, पूरे जयपुर रीजन की टॉपर रह गई। आपने कौन से? तो वही बात है ना, अगर हम ये सोचते ये ना पढ़ाए वो ना पढ़ाए, जैसे गजेंद्र रोज सवाल करते हैं, कमजोरों के लिए कहाँ पढ़ाया जाता है? कमजोरों के लिए कोई कोचिंग बनती है क्या? तो अब देखो कहाँ कहाँ से इंटरनेट से पढ़ के आई हैं। बोले गामा का क्या है सर? लाइट आप बता रहे हो, गामा का क्या होता है? ये होता है, समझ है? ऐसे नहीं सब में टॉप करते हैं, सब में पूरे नंबर लाती हैं, 6 पेपर देती हैं, 6 पूरे लाती हैं। आप देखो कि समझ में आया? जब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है, बहुत तेज एक्सीलरेट करेगा, तो उससे जो रेडिएशंस निकलेंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, क्योंकि उससे चार्ज को, और मैग्नेटिक फील्ड भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ही तो मैग्नेटिज्म बनता है। इलेक्ट्रिसिटी को अगर कॉइल को ऐसे ऐसे रोटेट कर तो चुंबक बन जाता है। तो इसलिए चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करते हैं, तो उससे जो रेडिएशन निकले, सन से जो हीट निकलती है उसको क्या कहते हैं? रेडिएशन। क्यों रेडिएशन कहते हैं? क्योंकि वो वैक्यूम में भी चल सकते हैं। क्यों रेडिएशंस कहते हैं? क्योंकि वो वैक्यूम में, वो सन से यहाँ तक कोई एटमॉस्फेयर थोड़ी ना है जो वैक्यूम में चल सके, उसको क्या कहते हैं? रेडिएशंस उसमें से निकल रहे, हीट निकल रही है, रेडिएशन से। समझ आए कि नहीं? कोई गर्म चीज़ है, तवे में से रेडिएशंस निकल रहे, तवा गर्म होता है, कहते हैं रेडिएशन। अर्थ गर्म होती है तो कहते हैं कितनी रेडिएशंस निकल रही, कितनी हीट निकल रही। कोई चीज़ गर्म है तो उसमें से क्या निकलेगा? रेडिएशंस निकलेगा। अब जरा देखो, when charge particle accelerates, it emits packets of energy, which emits packets of energy. These packets of energy are called photon. उनको क्या कहते हैं? हाँ, emits
उसमें से निकलना। तो these पैकेट फिर इसमें से निकलती कैसे है? वो हम बता देते हैं। अच्छा क्वेश्चन आया कि नहीं वैकेंसी में? ये होते हैं तेज बच्चे। वो बता रहा हूँ, जैसे सन से ये देखो, जैसे सन से एनर्जी निकलती है तो उससे पूरा सोलर सिस्टम और सब जगह स्टार से निकलती है, वहाँ चार्ज पार्टिकल ही एसिलेट कर रहे हैं। तो चार्ज पार्टिकल एसिलेट कर रहे हैं। सन प्लाज्मा है, सन में जितना भी हाइड्रोजन भरा है ना, उसके सब इलेक्ट्रॉन हट चुके हैं, और ऐसी स्टेट जिसमें उसके इलेक्ट्रॉन सारे निकल चुके हैं, ऐसे एटम में सिर्फ न्यूक्लियस बचा है, और उस स्टेट को क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा तो देखा है ना? हाँ, यही है ना प्लाज्मा बॉल। ये प्लाज्मा और यही है, इसके अंदर भी वही स्टेट सर दिखाओगे? दिखाया ही है। सर इसमें ऐसे करने से हमको समझ में आई बात नहीं? सर हाथ रखने से वो बिजली ये देखो, ये एक चीज है, तो इसमें हमने ये दिखा दिया। सर इधर दिख ही नहीं रहा। सर दिख नहीं रहा। ठीक है? हाँ दिखा, सर ये क्या है? प्लाज्मा बॉल। ये है सर वो हाथ लगाने से क्यों हो रहा है? वो उसके अपोजिट चार्ज आ जाते हैं जब इसको कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना सर। वो हमें आगे देखना है, अभी पढ़ाएंगे तभी समझ में आएगा। ज़्यादा क्वेश्चन अभी शुरू में ना करो, जितना थोड़ा सा पढ़ लोगे तब क्वेश्चन करने में मजा भी आएगा, अभी आंसर देने में भी, क्योंकि अभी हमने कुछ बताया नहीं है। तो प्लाज्मा का स्टेट का मतलब समझ आया? 5 स्टेट। हाँ, और वो बड़ी प्लाज्मा बॉल है। मतलब जिस चीज में एटम के इलेक्ट्रॉन निकल चुके हों, उस स्टेट को क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट। और उसमें वो चार्ज पार्टिकल यानी न्यूक्लियस से सिलरेट करेगा, तो क्या उसमें से एनर्जी निकलेगी? हाँ। अच्छा, अब देखो, it emits packets of energy and these packets of energies are called, इन्हें क्या कहोगे? ओजोन। ये ठीक कह रहे हैं, इसे फोटॉन। So these packets of energy सर ये निकलेंगे कैसे? is called photon, क्योंकि धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। जब चार्ज पार्टिकल एसिलेट करेगा तो धीरे धीरे उसके ऑसिलेशन धीमे पड़ जाएंगे, तो वो एनर्जी कहाँ गई? वो अब इसमें निकल गई। यानी अगर कभी भी चार्ज पार्टिकल चलेगा, ये जेम्स मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का सिद्धांत है, जो कि 1990 में आया है, और इसी के बेसिस पर 9th का रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ था कि चार्ज वो घूमते सुनो, ये प्लस है और ये जो इलेक्ट्रॉन था वो चार्ज पार्टिकल है, और जब वो एक्सीलरेट किया, एक्सीलरेट का मतलब क्या? अपनी डायरेक्शन बदला। हाँ। तो जब वो अपनी डायरेक्शन बदला तो क्या उसने एनर्जी निकाली, और किसी भी चीज में से अगर एनर्जी निकली तो क्या वो, अभी मान लो इसी पेन है, पेन में अभी ज्यादा एनर्जी की अभी, तो यहाँ से यहाँ आ जाए तो क्या एनर्जी इसमें से कुछ डिसिपेट हो जाएगी? तो डिसिपेट हो जाएगी तो क्या वो अट्रैक्शन की तरफ भागेगा? तो ये धीरे धीरे इसके पास आता जाएगा जब एनर्जी निकलेगी। किसके पास? प्लस के पास, अट्रैक्शन के पास। जैसे ये पेन अर्थ के पास आया तो धीरे धीरे ये पास आते आते स्पाइरल पाथ में क्या हो जाएगा? इसी में सिंक कर जाएगा, और ये कंटिन्यूअसली फोटोन निकाल रहा है क्या? तो जेम्स मैक्सवेल ने बताया कि ये जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है कंटिन्यूअसली, क्योंकि कंटिन्यूअसली एक्सीलरेट कर रहा था इलेक्ट्रॉन, तो इट मूव इन ए स्पाइरल पाथ एंड विद इन 10 टू द पावर -8 सेकंड। 1 सेकंड के मतलब 100 मिलियंथ पार्ट में ही ये अपने न्यूक्लियस में मर्ज कर जाएगा, समा जाएगा। इसलिए न्यूक्लियस, ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल 10 टू द पावर -8 सेकंड से ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो इसलिए जेम्स मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से फेल हो गया। अच्छा, जेम्स मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है?
Maxwell's electromagnetic सर theory. ग्राउंड को दिन वाला Electromagnetic theory. अभी प्लम पुडिंग मॉडल पे नहीं जाएंगे, अभी आप कैनिंग थॉमसन मॉडल प्लम, हम लोग उससे रिलेटेड नहीं है। सर 2n स्क्वायर वाले से है क्या? ये देखो। 2n स्क्वायर जो फॉर्मूला वो सब बहुत बड़ी प्रिंसिपल छोड़ दो, चीजों को मिक्स मत करो। ठीक है कि आप जरा सर वो भी बता दीजिए, पढ़ा रहे हो तो हाथ 9 का 2n स्क्वायर वाला वो सब नहीं, जो पढ़ रहे हैं अभी लाइट पढ़ो। जेम्स मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है? व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट, यानी अपनी डायरेक्शन बदले, स्पीड बदले, एक एक्सीलरेशन होता है, देन इट एमिट्स एनर्जी रेडिएशन या एनर्जी। व्हेन चार्ज पार्टिकल accelerates, then it emits energy निकालेगा। These contains electric and magnetic effect. इसमें क्या क्या चीजें होंगी? इलेक्ट्रिक इफेक्ट। These contain, क्योंकि वो आयनोस्फीयर को भी हटा देते हैं और इस तरीके से चार्ज पार्टिकल के मूव करने से मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, वो हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। एक आपके में है चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देख लो चैप्टर का नाम ही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म आता है। क्या ऐसा कहीं कोई चैप्टर है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक इफेक्ट है कि नहीं, वो हम आगे देख ही लेंगे। तो दिस जो भी एमिट्स एनर्जी, दिस इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो 8 प्रकार के हैं। सबसे पहले जैसा कि माही ने बताया, गामा की इतनी एनर्जी है कि अगर चार्ज पार्टिकल इतने ऑसिलेशन, हर्ट्ज का मतलब समझते हो? हर्ट्ज का मतलब उतने ऑसिलेशंस पर सेकंड, 10 to the power 34। अच्छा, गामा रेडिएशन के बाद क्या है? कहते हैं अरे वो दिल्ली में जो है ना मंगोलपुरी इलाके में रहता था और यूरेनियम से गामा रेडिएशन निकला, बेचारा मर गया। बोलते नहीं कि 14 लोग मारे गए। यूरेनियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कि नहीं, जैसे वो न्यूक्लियर बॉम्ब और क्या कहते हैं रिएक्टर्स बनाए जाते हैं, तो कबाड़ में वो लोग खरीदते हैं और वहाँ रेडिएशन से मरते रहते हैं, लीड में उसको रखते हैं ना, प्लेट में रखते हैं। तो ये चीज़ है कि गामा रेडिएशन से अगर इतने ऑसिलेशंस हो रहे हैं एक गामा की बॉडी में, क्या इट इज सफिशिएंट टू मेक यू कोलैप्स। अच्छा, उससे कम उससे एक्सरे। एक्सरे मतलब अगर ये जो रेडिएशन है ना, ये 10 to the power 30 हर्ट्ज है, एक है कि बहुत तेजी से हो रहा है, एक थोड़ा धीमे, तो तब क्या निकलेगी? एक्सरे। एक्सरे जब हमारी बॉडी में जाती है तो पेनिट्रेट कर देती है, बोन दिखाई देती है, कहते हैं एक्सरे निकाल के आओ पहले, ज़्यादा नहीं समझ आएगी नहीं। लेकिन अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी का एक्सरे निकाल दिया जाए तो उसके वॉम्ब में बच्चे की मौत हो जाए, समझ आया? उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, बच्चे का एक्सरे नहीं निकाला जाता। अल्ट्रासाउंड का मतलब साउंड के माध्यम से इमेज बनाई जाती है ना बच्चे की, कंप्यूटर में दिखाते हैं, कंप्यूटर से, लेकिन एक्सरे तो नहीं निकाला जाता, इसलिए एक्सरे उससे कम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी किस रेडिएशन की है? गामा, फिर एक्सरे। अच्छा, फिर उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, देख लो, और फिर उसके बाद विजिबल, जो हम देख सकते हैं। विजिबल में सबसे ज्यादा एनर्जी ब्लू की है कि रेड की? देख लो, ये बहुत अच्छा बता रही है। हाँ, विद ग्योर, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? वी की, और फिर इंडिगो की, फिर ब्लू की, ग्रीन की, येलो की, ऑरेंज की, फिर येलो की, और फिर ऑरेंज की, फिर रेड की। रेड लाइट में हम सोते हैं क्योंकि डिम होती है, अब ब्लू लाइट में हम पढ़ते हैं। और ज्यादा वेल्डिंग हो तो वहाँ वॉयलेट कलर निकलता है, कहीं वेल्डिंग देखी मशीन है? हाँ, वॉयलेट कलर। तो ऐसी लाइट सही, इसीलिए वो पहन के करते हैं। जहाँ वेल्डिंग होती है ना दो चीजों की, तो वहाँ पर एक वॉयलेट कलर निकलता है, और जो वॉयलेट से भी ज्यादा हो, कहते हैं इट इज अल्टीरियर टू वॉयलेट, यानी वॉयलेट से भी ज्यादा, तो उसको कहेंगे अल्ट्रा वायलेट। और एक है कि इंफीरियर टू रेड, रेड से भी गया गुजरा,
तो उसे कहेंगे इंफ्रारेड। इंफ्रारेड समझ आई बात कहाँ की से नहीं? निकलता है? इंफ्रारेड तवे से, गर्म तवे से या धरती से। प्योर बने वो सारे कलर रेनबो में हैं, लेकिन यही हम सेंस कर पाते हैं। हम इंफ्रारेड नहीं सेंस कर पाते। जमीन से जो निकलती है हीट, क्या सेंस कर पाते हैं? इंफ्रारेड यानी जब हीट, हमारी बॉडी में हीट है और हीट की वजह से भी हमारे अंदर से कुछ ऐसे कैमरे होते हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या कर लेते हैं, येलो येलो करते हैं। सेंस कर लेते हैं। जैसे कि ये तो इंफ्रारेड रेडिएशन को भी सेंस करने वाले कैमरे हैं। जैसे दिल्ली में प्रगति मैदान में चले जाओ तो ये इंफ्रारेड कैमरा है। तो इसमें क्या चीज़ होती है कि ये कैमरा सेंस कर लेगा आपके उसमें जो भी रेडिएशंस हैं। तो मतलब अगर यहाँ सब बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए तभी आप सब लोग दिखाई देंगे। सब येलो टाइप दिखते हैं। और हम लोग तो फौज में ही, आपके मतलब पिताजी भी फौज में हैं, तो अंधेरे में जो फौजी लड़ते हैं तो दिखा देता है वो देखो आ रहा है हाँ सर, दुश्मन। सिर्फ स्कोप में भी होता है। यानी उसकी जो बॉडी की हीट है, कभी बिग बॉस देखा है? हाँ। रात में भी फोटो वहाँ चलती रहती है जबकि कमरा बंद है, अंधेरा है। यस सर। कहाँ से आ रहा है? इंफ्रारेड कैमरा। या किसी में, आप लोगों में से ही किसी के पास मोबाइल होगा जिसमें इंफ्रारेड कैमरा इनेबल्ड हो। बहुत है। मतलब रात है बिल्कुल अंधेरा और फोटो। सर एसी में तो नहीं दिखेगा। यानी हमारी बॉडी में कान से अलग हीट है, फोर ब्रेन से अलग है, सब जगह अलग अलग है। अलग अलग जो हीट निकल रही उसके बेसिस पे वो इमेज बना लेगा। तो इंफ्रारेड कैमरा, लेकिन हमारी आंखें नहीं देख सकती, इसलिए उसको विजिबल में नहीं रखा गया। तो बोलो रेड से कम है, रेड से कम है तो उसे क्या कहेंगे? इंफ्रारेड। रेड से इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड से भी कम है तो बोलो माइक्रोवेव। माइक्रोवेव। सर ये ज़ूम क्यों हो रहा है? अभी देखो माइक्रोवेव का मतलब क्या है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है इसीलिए हो रहा है। देखो माइक्रोवेव का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो ओवन है ना, ओवन में से जो निकले या इलेक्ट्रिक डिवाइस सीपीयू है आपके घर बड़ा हाँ, वाला, हाँ। उसके पीछे जो हीट निकल रही है हाँ। वो माइक्रोवेव है। या आपके ओवन में से जो निकल रही है, लैपटॉप में भी होता है, लैपटॉप में भी जो नीचे निकलती है ना हीट एक्स्ट्रा, वो माइक्रोवेव। माइक्रोवेव से कम किस में होती है? रेडियो। अच्छा जो विजिबल है उसकी हर्ट्ज कितनी है बताओ? 10। ये सही कह रहे हैं, 10 to the power 15। और इसी तरीके से ये और कम होते होते 10 to the power 25 है। तो ऐसे ऐसे और नीचे चले जाओ तो 10 to the power 10 है, 10 to the power 5 है, ये क्या निकाला? 10 to the power 2 हर्ट्ज। सबसे सर, कम पीछे नहीं दिख रहा इसके अंदर पे। हैं? सर, पीछे नहीं दिख रहा। हर्ट्ज का मतलब इतने ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ओके, बस मतलब कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल कितनी बार ऑसिलेशन करे, चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और वो 10 to the power 34 टाइम्स कर दे तो क्या निकलेगी? गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन आपकी बॉडी को पार कर सकती है, बोन भी नहीं दिखेगी, बोन दिख पाएगी नहीं। लेकिन अगर विजिबल पड़े तो क्या पार कर पाएगी? हमें तो आपकी शर्ट भी दिख रही है, वो अंदर तक पार ही नहीं कर पाई। बोलो बात समझ आई? सर समझ में नहीं आया क्या फिर से समझो। आए। एक्सरे होता है, हाँ, वो अंदर- एक्सरे अंदर तक चली गई, बोन दिखी। गामा पूरी चली गई, तुम दिखाई नहीं पड़ोगे, लेकिन उससे पहले तुम मर जाओगे। कैसे? गामा रेडिएशन अगर हम आप पे डालें, सोचो हम कहोगे इनविजिबल मैन बनेंगे, लेकिन क्या उस गामा को तुम सहन कर पाओगे? ऐसे एक्सरे से हम देखें, एक्सरे निकले हम सबको देखें तो हड्डी हड्डी दिखेगी सारी दुनिया में। एक्सरे डालते रहो, लेकिन वो जिन पर एक्सरे पड़ेगी वो थोड़ी देर में ही मर भी जाएंगे, क्योंकि एक्सरे जो है 10 to the power -9 सेकंड से ज़्यादा आप पे नहीं डाली जाती। जितनी देर पड़ती है ना उतने वो देख ली जाती, क्योंकि वो भी तो हार्मफुल ही है। ज़्यादा बार ज़्यादा एक्सरे नहीं निकाल हाँ। सर इतनी जल्दी एक्शन हो भी जाता हो है। जाता है। अच्छा इसके बाद कर रहा है। एक है विजिबल, उसमें पूरा दिख रहे हैं, लेकिन इनके बीच की भी एक है जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसमें क्या होगा, वो कपड़े को तो पार कर जाएगी लेकिन स्किन को पार नहीं कर पाएगी। तो बोले लोगों ने कहा ये चश्मा नहीं चलेगा। हाँ सर वो फोन कि पे ऐसे भी तुम फिर आता है। किसी के कपड़ों को बिना सर, कपड़ों उसमें के क्या- देखो किसी को, ऐसा हुआ था कि बीच में आई थी। साइंटिस्ट तो सब बना लेते हैं। कौन सा रे होता है वो? इन्हीं के बीच की है, रेडिएशन इनके बीच की है, लेकिन उसको फिर क्या है कि वो होती है गामा बट के वो बीच की। एयरपोर्ट में होती है। कहाँ पर? एयरपोर्ट।
एयरपोर्ट में कि भाई आपके गन है या कैसे भी कुछ सब कुछ देख लेते सर, हैं। वहाँ ऐसे तो- इंडिविजुअल के लिए वो सर, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। चाइना में भी पहले बिकती थी लेकिन अब सब जगह पे है। सर क्या सर ऐसी रे जो अभी कपड़े दिख रहे हैं अरे समय हाँ, हाँ। मतलब बिना कपड़े के अगर देखे जाए, कपड़े को क्रॉस कर जाए अच्छा और ना अंदर के स्किन दिखे, सर लेकिन वो चीज नहीं है चलती, क्योंकि वो क्या है कि ठीक नहीं है। तो किसी की निजी जिंदगी में कोई क्यों कुछ कर सकता है। तो समझ में आया ना रेस। और फिर और उससे ऊपर चलो इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इंफ्रारेड से नीचे क्या हुई? इंफ्रारेड जो माइक्रोवेव्स, उसके नीचे क्या हुई? भाई रेडियो वेव्स तो मोबाइल में से जो निकलती है, मोबाइल से निकलती है, सब जगह जाती है और फिर वो ट्रांसमिट होकर के आती है और फिर हम उसमें देखते हैं, सुनते हैं। समझ आई बात कि नहीं? ये कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। अच्छा, अब आपको समझ में आ गई कि कितनी रेडिएशंस हैं? ये सभी रेडिएशन समझ में आ गई। फिर भी नाउ व्हाट इज जेम्स मैक्सवेल्स थ्योरी? बोलो। ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया है कि वही है जो सर आपने कहा। When charged particle accelerates, it emits energy, which is electromagnetic Which emits energy. ठीक है, it is called electromagnetic energy. All these forms of energy travels in vacuum with 3 into 10 to the power 8 meter per second. इसमें सबकी एक ही स्पीड है। It is the transmittance speed, यानी कोई भी चीज मतलब अगर एक जगह से चले तो एक सेकंड में कितना चलेगी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलेगी। 3 लाख लाइट की स्पीड मालूम है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर हाँ, सेकंड। सर। लाइट की स्पीड पता है कि नहीं? हाँ, पता है। तो ये सभी लाइट की स्पीड से चलती हैं। ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और सभी किस स्पीड से चलती हैं? 3 इनमें से फोटॉन कौन सा है? सब में से निकलते हैं। लो, सभी फोटॉन। सर आपने तो 7 ही लिखवाया। क्या? आपने 8 ही बोला, आपने कि 7 एक है लॉन्ग रेडियो वेव्स। क्या लॉन्ग क्या रेडियो वेव्स देखते जाइए, बात ना करो, अच्छे बच्चों के पास बैठो। सो इतनी बात समझ आई? These- क्या लिखा है? लॉन्ग रेडिएशन। सर मेरे को एक डाउट था। हाँ। सर जैसे हमने बोला ना कपड़ा बाहर कर जाता है, अगर हम ढेर सारा कपड़ा पहन लिए तो? ढेर सारे कपड़े को भी पार करते हैं। वो So कपड़े पार these करते हैं। are, ये क्या कहलाती हैं? Long ये सभी हैं, they all travel with 10 to the power 3 into 10 to the power 8 meter Per per second. second. These all सर travel. माइक्रोवेव के बाद में क्या है? माइक्रोवेव, रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव ट्रैवल। सर ये कहाँ से निकलता है? देख लो किस कौन सी? लॉन्ग रेडियो। लॉन्ग रेडियो वेव्स कॉस्मॉस से आता है। मतलब अंतरिक्ष में बहुत दूर ऐसे कुसार्स और पल्सर्स जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, जो ठंडे पड़े हुए तारे हैं, उनमें से। नहीं तो वो तारे गलत हैं। वो आगे आगे की चैप्टर्स में समझ आई? इतनी बात तो समझ आ गई ना कि धीरे धीरे एनर्जी इनकी कम होती जाती है। तो दे ऑल ट्रेवल विद 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। तो थोड़ी थोड़ी बात पता चल गई ना, गामा रेस क्या होती है, एक्स रेस क्या होती है, सब चीज पता चल गई। सर इनकी एनर्जी कम होती है तो ये कभी डॉट नहीं हो जाएंगे क्या? जैसे कम नहीं हो जाएंगे? बहुत बड़ी बात है। जैसा कि इन्होंने बताया जी, देख लो कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं। ऐसे सब जगह हो जाए तो कोचिंग सेंटर का नाम हो जाए। हाँ। इन्होंने कहा कि सन से जो रेज निकलती हैं, ठीक है, जो सन है ये देख लो, तो सन में सेंटर का टेम्परेचर कितना है? 10 to the power 7 केल्विन। और ये बाहर का टेम्परेचर कितना है? 6000 केल्विन, जिसे हम देख पाते हैं, इसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं। जो लाल घेरा दिखता है ना सूर्य का, हाँ तो वो 6000। 6000 केल्विन। उदेति सविता रक्तम रक्तम अस्तमेव च और संपत्तव च विपत्तव च महतामे प्रोक्ता। जब केवी नंबर 2 में घुसो तो सबसे ऊपर श्लोक है। मतलब वो जो सीनियर विंग में जाओ ना, और गैलरी में लिखा है कि उगता हुआ सूर्य भी लाल है और अस्त होता हुआ भी। उसी प्रकार से जैसे कि संपत्ति और विपत्ति में महान पुरुष एक रस रहते हैं, क्या संपत्ति और यानी उन पर चाहे अच्छा समय आए या बुरा समय आए, एक वो एक जैसे रहते हैं। तो बोलो क्रोमोस्फीयर रेड है?
इसी के बारे में वहाँ बात लिखी ठीक नहीं लिखी। अब देखो क्रोमोस्फीयर ये यहाँ से, तो यहाँ पर गामा रेडिएशंस निकलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कोलाइड करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी पड़ी और हीलियम में बदल जाते हैं। जब छोटे छोटे एटम कोलाइड करके बड़ा एटम बना दे, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन। जुड़ जाए, छोटे एक होता है कि यूरेनियम टूट जाए तो न्यूक्लियर फिजन, और जुड़ जाए तो फ्यूजन। क्या कहते हैं? फ्यूजन। तो इसमें जुड़ने का काम होता है। न्यूक्लियर, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर जब कोलिजन्स होते हैं तो बहुत गामा रेडिएशंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? गामा रेडिएशन। अच्छा, वो गामा रेडिएशन जब निकले तो वो बाहर नहीं निकल पाते। क्या वो हाइड्रोजन एटम से टकरा जाएंगे? निकले, लेकिन वो उससे टकराएंगे। बहुत हाइड्रोजन है ना अंदर, तो उससे टकरा टकरा करके ये अपनी एनर्जी लूज करते जाते हैं। तो ये हाई एनर्जी गामा रेडिएशन है। किसमें से निकला? मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सब किसका बना है बताओ? और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल जाए तो क्या बन जाए? अच्छा। हीलियम। ये रिएक्शन यहाँ हो रही है। सर, तो एक हाइड्रोजन किससे निकला? हाँ? एक हाइड्रोजन सबसे छोटा आइटम है। एक प्रोटॉन के चारों ओर अगर एक इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाए, यही हाइड्रोजन है। नहीं, इसमें हाँ, आपने बोला ना एक हाइड्रोजन निकलता है और दूसरा हाइड्रोजन से, तो जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कोलाइड किए, तो एक हाइड्रोजन कहाँ से आया? एक हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन ही भरे हुए हैं। हाइड्रोजन के प्लाज्मा स्टेट है सब प्रोटॉन प्रोटॉन। तो सब उससे एनर्जी तो निकली। तो जब आपस में टकराए तो क्या एक्सीलरेशन हुआ? चलने फिरने में एक्सीलरेशन हुआ। उस एक्सीलरेशन से जो निकली वो गामा रेडिएशन से निकली। वो गामा रेडिएशन क्या वहाँ दूसरे उपस्थित हाइड्रोजन से टकराई? तो टकराई, ये तो हीलियम बन गया मिलने से। लेकिन जो गामा रेडिएशन निकली वो टकरा कर जब बाहर निकली उसे 20,000 साल लग गया। 20,000 हाँ जी, आप देखिए नॉलेज, मतलब सन से उस गामा रेडिएशन को बाहर निकलने में कितना समय लग गया? 20,000 साल लग गया। लेकिन फिर भी अब इससे क्या निकला? मान लीजिए क्रोमोस्फीयर से गामा रेडिएशन निकला। गामा रेडिएशन जब और अंदर पहुंचा और इसने O2 और N2 का खेल बिगाड़ दिया, क्योंकि उसमें भी ऑसिलेशंस थे। चला तो फोटॉन ही था ना, उसने उसके सारे इलेक्ट्रॉनों को छिटका दिया। इसने वो जो पैकेट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी ही तो चाहिए। अगर आप किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, उसको एनर्जी या पत्थर मारो इलेक्ट्रॉन छुटक जाए। भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे कि नहीं, उनको एनर्जी दे दो, देन दे कैन बी डिग्ड आउट ऑफ देयर ऑर्बिट्स। सो इन्हीं एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो अब ये जब निकल गए इनमें से इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया, तो क्या सब ये आयंस बन गए? और ये क्या हुआ? आयनोस्फीयर कहलाया। बोलो, क्यों निकले आया इलेक्ट्रॉन? किसी पर एनर्जी पड़ी एटम पर, इतने बड़े बड़े गामा आ रहे हैं। सर, तो जरूरी है वो उसी के ऊपर पड़ेंगे। वो पूरा साइड वो से वही है, कहीं ना कहीं तो उसका सामना हो ही जाएगा। इतनी बड़ी बेल्ट है, 200 से 350 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की बेल्ट है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक एटम से नहीं टकरा जाएगा। और जहाँ टकराएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब आती है अनुराग की बात। इन्होंने कहा सर, अगर गामा किसी से टकराएगा तो क्या उसकी एनर्जी कम हो जाएगी? तो क्या वो एक्सरे बन जाएगा? ये बात अनुराग ने बताई, तभी मुझे बताना पड़ा, वरना मैं क्यों बताता ये सब। क्वेश्चंस अच्छे होते हैं तो बात बनती है। और ये बोल देते सर ये सिलेबस में क्या? हाँ, पता नहीं कुछ नहीं। आगे बहुत बड़ी बात है, समझ आई कि नहीं? बोलिए, ये सब तो 9th में पढ़ चुके हैं, अब 10th में क्यों पढ़ना? सर मैंने पूछा सिलेबस में। ये देखो आगे बात। अब देखिए, तो एक्स रेज हुआ, एक्स रेज से आगे पढ़ो, क्योंकि अभी जब आगे हम आएंगे, इनकी वेवलेंथ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये हेल्पफुल है। अगर आप बेसिक नहीं जानोगे किसी चीज़ का, तो रटाना तो हमें भी आता है। करें सवाल, 2 बार पर्चा दें, रटा दें, लेकिन रटाने से क्या होगा? आप एक स्कॉलर को चीज़ों की बेसिक तो समझो। अब इससे जब टकराया तो बोलो गामा कैसे बदल गई? तुम्हारी एनर्जी आधी उसने एब्जॉर्ब कर ली, आधी निकली, तो गामा बनी। गामा और आगे बनी थर्मोस्फीयर से, तो ये थर्मोस्फीयर से जब पास हुई वहाँ के एटम से, तो ये यूवी बनी। सर, थर्मोस्फीयर में कौन सा आइटम है? थर्मोस्फीयर में जब ये निकले हैं, वही वापस आ के क्या करेंगे? वो उसमें जुड़ेंगे।
तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा, हीट देने पे निकला और वही वापस आ जाए तो क्या हीट निकलेगी अट्रैक्शन में? तो इतनी हीट निकली कि वो 350 डिग्री हो गया एटमॉस्फेयर का। कितना टेम्परेचर हो गया? 350। अब इसका नाम क्या है? भाई इलेक्ट्रॉन निकलने पे हीट देनी पड़ती है। हाँ। अब इलेक्ट्रॉन अगर वापस ऐसे तो नहीं कि निकालते रहोगे, वो फिर से जुड़ेंगे, वहां पे आएंगे, तो कहाँ पे आएंगे? तो जब वो वापस आएंगे तो हीट रिलीज करेंगे कि नहीं? Yes, तो जो हीट रिलीज होती है वो स्फीयर क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर। यहाँ पे रिलीज तो यहाँ पे तो मिले थे ना। अब मिलने पर हीट निकलेगी। अब ये पेन यहाँ पर मैं छोड़ दूं तो क्या पेन के छोड़ने से साउंड पैदा हुआ? हाँ। साउंड होगा, हीट हुआ। 10 बार 20 बार छोड़ो तो वो हीट भी पैदा हो जाए। तो जब कोई चीज अट्रैक्शन पे आती है तो अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज ही होती है। बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है। ये एक्सोथर्मिक है। बॉन्ड बनने में, कॉम्बिनेशन में, सर रिलीज जैसे Mg और O2 फुल जड़ी छुड़ाओ तो क्या हीट नहीं रिलीज होगी? क्योंकि Mg से O मिल गया, MgO बन गया, हीट रिलीज हुई कि नहीं? बॉन्ड बनने में तो मिलेगी। तो वही चीज हुई कि नहीं? अच्छा, मीजोस्फीयर के नीचे क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के नीचे है ना? देख लो, ये यही मीजोस्फीयर है, यही थर्मोस्फीयर। अच्छा। बोलो, बात समझ में आई? स्ट्रेटोस्फीयर में ये किससे टकराया? यूवी। लो, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। ओजोन। बोलो, ओजोन से टकराया। और जहां ओजोन नहीं है, अभी आर्कटिक में गए थे 2000 साइंटिस्ट, किसी का कॉर्निया जल गया, किसी की स्किन डिसीज हो सर, क्या गई, सब क्या कैंसर लेके लौटे। UV भाई वहाँ यूवी का विंडो है ही नहीं, वहाँ ओजोन ही नहीं है, ओजोन डिप्लीट हो चुकी है। वो आर्कटिक में गए थे, वहाँ पर कि कुछ हम लोग प्रयोग करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। वहाँ पर था ही नहीं। तो उन्हें ये 87 में नोटिस किया गया, अरे वहाँ तो ओजोन ही नहीं है, हम लोग ये बीमारी लेके आ गए। तब फिर एक बड़ी बैठक हुई कि हम लोग ओजोन का जो है डिप्लीशन रोकेंगे और फ्रियॉन गैस जो होती नहीं है, रेफ्रिजरेशन गैस, हाँ। उसका अब कम से कम उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से इन्वायरमेंटल बैठक हुई सारे नेशंस की, कि उन्होंने कहा कि 87 की हम जो भी रेफ्रिजरेटिंग गैस है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती है ना, जो हवा में जाती है, तो फिर वो ओजोन को एक पार्टिकल, अगर आपने रेफ्रिजरेटर की गैस को तोड़ दिया तो एक पार्टिकल जाके 10 लाख ओजोन को खराब कर देता है। तो इसलिए, लेकिन लोग तो तोड़ देते हैं, उनको तो पैसा चाहिए, उस गैस को क्या करेंगे? नहीं, सर, ऐसा कौन सा गैस को? जो रेफ्रिजरेशन के लिए जो होती है, रेफ्रिजरेटर में या एसी में, कूलिंग गैस, तो इन सब में ये गैस होती है CCl2F2। तो वो गैस ऊपर जाके ओजोन को डिप्लीट कर रही है। अब देखो, तो ओजोन से जब ये टकराई तो फिर क्या बनी? विजिबल, क्योंकि इसने ओजोन को तोड़ के रख दिया। यहीं पे रेनबो। ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा अब विजिबल है, ये हमारी बॉडी को खराब नहीं करेगी। नहीं, बड़ी बात कही कि नहीं? कि ये जब विजिबल आई तो फिर अब हमारी बॉडी में पड़े, हम इसे देखें चाहे जो करें। तो क्या ओजोन शील्ड है हमारे लिए? उस कहाँ पर? 0 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक क्या है? ओजोन। ये भी बता, जैसे इन्होंने बताया ट्रोपोस्फीयर। और 1 किलोमीटर पर क्या हवाई जहाज उड़ते हैं? हाँ। और 8 किलोमीटर पर, और 1 किलोमीटर पर बादल होते हैं। सर, ये तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। 1 किलोमीटर पे बादल, और उससे ऊपर चले गए 8,000 किलोमीटर तक, वहां तक ये देखो 8,000 किलोमीटर से 8,844 सर, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। सही है, 48। तो ये समझ में आई बात कि नहीं? और 10 किलोमीटर से अब आगे चलो, यहाँ पर 80 किलोमीटर तक क्या है? सर, मीटर होगा ना? एक पूरे मीटर। सर, सर ये ओजोन को सर ये क्या 350 किलोमीटर, और ये क्या है? 5। अब समझ में आ गई सारी बात। उससे ऊपर एक्सोस्फीयर है, थोड़ी बहुत पार्टिकल वहां भी पाए जाते हैं। अब आपको ही पता चल गया किस तरीके से। अर्थ में ये कौन सी पड़ी बताओ? कौन सी? विजिबल। कैसे? सूर्य की गर्मी पड़ी तो अर्थ ने आधे रेडिएशन से अब्सॉर्ब कर लिया, जो लौटाए वो क्या थे? क्या इंफ्रारेड? हमारी बॉडी में हीट पड़ी, हमने जो लौटाया वो क्या है? इंफ्रारेड। हीट है ना, उसी से तो हम लोग दुश्मनों को देख पाते हैं कैमरा से।
हमारी बॉडी से तो रोशनी नहीं निकलती ना। यस सर। वी आर नॉट द इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, तो हम ये तो नहीं कि ल्यूमिनस है, हमारे में तो हीट ही निकलती है। रबड़ का चूहा रख दो और असली चूहा रख दो, सांप असली कोई खाएगा क्योंकि वो इंफ्रारेड को रीड कर लेता है बात की नहीं। सर रेनबो कहाँ देखो? देख रेनबो के लिए अभी थोड़ा रुकिए क्योंकि रिफ्रैक्शन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन वो अगला चैप्टर है। इसी में बनेगा ना? हमें उससे क्या लेना देना, जब Visible- बारिश हो उसका डिस्पर्सन हो, हमें उससे अभी क्या लेना नहीं देना। सर, बनेगा तो विजिबल में ही ना। विजिबल में बनेगा क्योंकि वो उसी में बनेगा, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। जब बारिश हो रही हो, सन आपके पीछे हो, आप बारिश की तरफ, वो सब अलग बात, लेकिन हमें इन सबसे क्या लेना देना, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। सर हम आगे बढ़े। सो वाई टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स व्हेन दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस। सर सच्ची में सो syllabus में नहीं है। let us quit it here sir and move ahead. सर हाँ, सच्ची में सिलेबस में नहीं है तो फिर आप टेस्ट में तो बोलोगे सिलेबस में। हम ऐसा कभी पहले किए भी नहीं है, जो बुक में होता वही आप वही हम लेते हैं। सर, लेकिन बुक के बाहर का भी आपको लेना चाहिए। लेना चाहिए लेकिन हम बस बता देते हैं, लेते नहीं। हमें आपके मार्क्स से मतलब है, स्कूल के मार्क्स। सही हमने है। ज़्यादा समझा दिया, जिसको रिटेन करना रिटेन करें, नहीं करना ना करें, ठीक है कि नहीं। इसका लिंक है आगे, जब हम आगे पढ़ेंगे तो लैम्डा और ये सब पढ़ेंगे तो लिंक क्या 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 वेवलेंथ। अच्छा, इतनी बात लिख दी। Yes, इसमें से sir. एक चीज ये है बस आपकी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इनेबल्स सर वो जेम्स मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नहीं है? वो 9th में थी, अब चली गई। सर 9th में चैप्टर चलो। एग्जाम ही नहीं आया। अब देखो, लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट के कितने नेचर होते हैं? फोटॉन। सो लाइट हैज डुअल नेचर, यानी प्रकाश का द्वैत प्रभाव है, वो दो तरीके से काम करता है। When it travels, then it travels like wave. जब चलता है तो किस तरीके से Wave चलता है? है। वेव की तरह से। However, when it interacts with particle, तो जब कभी किसी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करता है तो it interacts as particle. मान लो वेव है, लेकिन यहाँ पर कभी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये इलेक्ट्रॉन है तो, और ये प्लस है, तो ये पैकेट इसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पानी के वेव की तरह नहीं कि तुमने कंकड़ फेंका और एनर्जी पूरे तालाब में फैल तो गई। वो फैन कर करना। समझ में आई बात की नहीं? पानी में कंकड़ फेंकते हो Yes, sir. तो वहाँ किसी एक को एनर्जी नहीं होती, पूरे तालाब में फैल जाती है। ऐसे तो उस समय वाटर वेव है, वहाँ पर वो एनर्जी वेव की तरह, लेकिन फोटोन ऐसा नहीं करता। कहता मैं अपनी एनर्जी एक को दूंगा। एक इलेक्ट्रॉन। तो बोलो व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, इट एक्ट्स एज पार्टिकुलेट। ये कैसा काम करता है? तो ये पार्टिकल भी है और वेव भी है। शुरू से 200 सालों तक ये डिस्कशन चलता रहा। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने इसे क्या कहा? पार्टिकल कहा। न्यूटन ने कहा पार्टिकल है, जैसे गेंद यहाँ फेंकी तो गेंद वहां गई, उन्होंने कहा लाइट यहाँ पड़ी तो लाइट वहां गई, तो उन्होंने कहा कि ये तो उसी रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शन। तो उन्होंने रिफ्लेक्शन को कैसे समझाया कि बॉल फेंकी तो वहां गई, बैक ऑफ लाइट इज तो उसी तरीके से लाइट आई तो वहां गई। बोले तो इसका मतलब है वो पार्टिकल है। सर वो नेचर क्योंकि वो ऊपर बात की समझ तरफ आई? होती है। फोटोन खुद क्या है? अलग अलग पैकेट्स हैं पार्टिकुलेट, बट दे ट्रेवल्स एज वेव। वेव। तो यहाँ पर लाइट के दो नेचर, वाइल जब ये ओरिजिनेट होती है तब क्या है? पार्टिकल, Particle। पैकेट है। सो जब फोटोन का जन्म होता है तब वो पार्टिकल है, जब वो चलता है तो वेव है, और जब उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु का मतलब अब वो किसी अपनी एनर्जी किसी को देने जा रहा है, अपनी विरासत या वसीयत, लो तुम मेरी एनर्जी ले लो इलेक्ट्रॉन और जाओ अपने मुक्त हो जाओ ऑर्बिट से, अपने एटम से मुक्त होकर घूमो फिरो। तो जब फोटोन तो चला गया, उसने अपनी एनर्जी दे दिया, फोटोन कहाँ रहा? सो फोटोन जन्म लेता है तो एक पार्टिकल की तरह चलता है वेव। और मृत्यु होती है तो पार्टिकल व्हेन इट इंटरेक्ट्स, इसको लिखेंगे, ये फेमस क्योट है। सो लाइट हैज डुअल नेचर, ठीक है। सो इट हैज वेव नेचर आल्सो एंड इट हैज पार्टिकल Particle नेचर, और दोनों ही आपकी बुक में समझाए, सर। दोनों हम बताएंगे। सर ये एक्सीलरेट होता है सर, जो ये सर जो चार्ज है सर कितने फोटोन निकालता है?
सर इसके तो लाइट के तो 3 नेचर है ना। नेचर एंड पार्टिकल नेचर। लाइट के कौन से 2 नेचर हुए? पार्टिकल नेचर। फोटोन क्यों कहा गया? फोटो का मतलब लाइट, तो उसी के नाम पे इसका क्या नाम पड़ गया? फोटो नहीं होता, फोटो खींच रहे हैं तो लाइट से कितना बोलो। सर वेव नेचर मतलब ऐसे जाना ना, और पार्टिकल नेचर पार्टिकल नेचर का मतलब होता है कि जो चीज लोकलाइज हो, जो पार्टिकल है। जैसे वेव कभी लोकलाइज नहीं होती। अगर पानी में तुमने कंकड़ फेंक दिया तो जो उसकी वेव्स बन रही है उस एनर्जी की कोई बाउंड्री नहीं होती है, आप उसको वो नहीं कर सकते वेव, ठीक है कि नहीं? तो वेव की तरह चले तो लाइट कैसे चलती है बताइए? वेव की तरह चलती है। इसका जन्म कैसे होता है? पार्टिकल का। सो अब इस चीज को लिखें। सो फोटोन, सो क्या चीज है? इट इज ओनली द फोटोन विच फॉल्स इन आवर आईज एंड गोज टू रेटिना। देयर अवर जो भी ऑप्टिक नर्व्स है ना, वो ब्रेन में जा रही हैं। सो दो दे पिक्स अप द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत थोड़े माइक्रो एम्पियर में इलेक्ट्रिसिटी होती है एंड सेंड द सिग्नल टू ब्रेन। ब्रेन इंटरप्रेट्स इट एंड देन परसीव्स द ऑब्जेक्ट। वो उसकी इमेज बना लेता है। अभी बता, लिख के समझा, ठीक है? सो लाइट हैज डुअल नेचर एंड कौन कौन से है बताइए? वेव नेचर, पार्टिकल। सो व्हेन एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एमिट्स, क्या एमिट करेगा? फोटोन। देन क्या होगा? फोटोन एमिट करेगा। देन फोटोन टेक्स बर्थ एज पार्टिकल। अच्छा, फोटोन पॉजिटिव होता है नेगेटिव? फोटोन एनर्जी का पैकेट है, 2 जूल एनर्जी लेके चल रहा है। इसमें कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव? एनर्जी का पैकेट है। देन दिस फोटोन टेक्स बर्थ, कैसा लेता है? एज पार्टिकल। मूव्स कैसे करेगा बताओ? मूव्स एज वेव। एंड व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद, ये किससे इंटरेक्ट करेगा? मैटर। देन डाइज एज पार्टिकल। देन इट हैंड्स ओवर इट्स एनर्जी to one particle, so it dies as one. सर इस चीज पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? कुछ क्वेश्चन नहीं, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसमें कोई क्वेश्चन नहीं, बस लाइट की डेफिनेशन। कुछ क्वेश्चन समझ आई बात कि फोटोन का जन्म कैसे होता है? पार्टिकल की तरह। चलता कैसे है? वेव की तरह। मृत्यु कैसे होती है? पार्टिकल। अब जरा देखो, there are various phenomena of light. Some of them can be explained by wave nature. Some of them can be explained by particle nature. तो कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाइट के अलग अलग नेचर के बारे में बताया। कुछ वेव के बारे में बताते हैं और कुछ किसके बारे में बताते हैं? पार्टिकल के। सो नाउ, तो जो वेव नेचर के बारे में बताते हैं और कुछ पार्टिकल नेचर के बारे में। तो पार्टिकल में अल्बर्ट आइंस्टाइन है, न्यूटन है और क्रिश्चियन हाइजन है। टेस्ला है। अब ये देखो, इस तरीके से अलग अलग लोगों ने इसके बारे में बताया है। टेस्ला मैक्स नाम प्लांक, है? नाम है मैक्स प्लांक। हाँ, तो ये अलग अलग वेव नेचर के बारे में बता रहे हैं। कोई इसके बारे में बता रहा है, अब कोई इसके बारे में, यानी बहुत सारे साइंटिस्ट है। 200 साल तक बहस छिड़ी रही ये, मतलब साइंटिस्ट के बीच में कि ये लाइट पार्टिकल है कि ये, लेकिन फिर बाद में सब सहमत हो गए कि इसमें दोनों नेचर है। कुछ इसके द्वारा समझाए जा सकते हैं। व्हाट आर द वेरियस फिनोमिना विच आर
वो एग्जिबिटेड बाय लाइट। लाइट क्या क्या करती है? क्या लाइट रिफ्लेक्शन करती है? हाँ। जब किसी चीज पर गिरती है तो क्या बाउंस बैक होती है? हाँ। सो द वेरियस फिनोमिना एक्सप्लेन बाय लाइट, द वेरियस फिनोमिना exhibited by light. तो कौन कौन से ऐसे So फिनोमेना? Max Planck है। मैक्स प्लैंक। तो पहला है सब वो आइंस्टाइन के लेफ्ट साइड का आइंस्टाइन और न्यूटन। सर नेचर के क्रिश्चियन हाइजेन ये सबसे बड़े प्रचारक थे कि वेव नेचर है। सबसे पहले वेव नेचर ही माना जाता था, पार्टिकल नहीं माना जाता। बाद में न्यूटन ने बोला कि नहीं पार्टिकुलेट है। सर पहले तो आइंस्टाइन ने बोला ना। ठीक है, उससे भी पहले क्रिश्चियन हाइजेन। अब देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम इसके 10 फिनोमेना के बारे में बताएंगे। 10 फिनोमेना है लाइट के, 10 के बारे में बताएंगे। पहला कौन सा है? रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। वैसे वेव है, लेकिन वेव भी अगर वेव छोड़ दो तो वेव भी उसका कैसे है, इतनी जल्दी जल्दी कोई चीज ऑसिलेशन करे कि तुम उसके वेव नेचर को देख ही ना पाओ। भाई 10 टू द पावर 15 ऑसिलेशन कोई मजाक बात है क्या? अब किसी चीज में गिरे और फिर ऐसे ऐसे लौट जाए तो बोलो तुम्हें लगेगा नहीं कि ये सीधा चल रही है, हाँ। जबकि इसमें ऑसिलेशन है, बट यू कैन नॉट नोटिस दिस ऑसिलेशन। रस्सी में जब ऐसे ऐसे करो और इतनी तेजी से करो तो क्या उसकी सिलवटें बहुत पास पास आ जाएंगी। कैसे सर? मतलब मेरा कहने का मतलब है जैसे कभी ऐसा हो कि ये स्लिंकी ले ली, ठीक है, अब इस स्लिंकी में ये समझ में आई बात कि नहीं? ये क्या है? पकड़ो उधर से, तो भी पकड़ो, ये क्यों हटाना पड़ेगा? ये देखो। तो अब ये स्लिंकी है, मान लो मैं इसको ऑसिलेट कराऊं और लेकिन बहुत तेजी से ऑसिलेट कराऊं तो फिर ये इसके पास आ जाएंगे ना कि आप इसको नोटिस नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो तो ऑसिलेशन है, यानी मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ से मैं एनर्जी छोड़ रहा हूँ हाँ। तो क्या वहाँ जा रही? हाँ। अच्छा, ऑसिलेशन परपेंडिकुलर है क्या डायरेक्शन ऑफ एनर्जी के? हाँ। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। साउंड में कैसा होता है, ये देखो बीच में कंप्रेशन और रेयर सेक्शन बढ़ता है, तो ये साउंड है। देखो धीरे धीरे तो इसमें जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो अलाउंड प्रोपगेशन हो रहे हैं। मतलब दो तरीके की बात अभी बताएं। एक है कि वाइब्रेशन ऐसे ऐसे करा रहे थे तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल वेव, लाइट ट्रांसवर्सल। और साउंड कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल। जब अलोंग ऑसिलेशन हो, जहां दूर है उसको कहते हैं रियर फ्रिक्शन, और जहां कंप्रेस्ड हो जाए स्प्रिंग तो कंप्रेशन। तो जब मैं बोल रहा हूं तो हमारे ऑसिलेशंस ऐसे ऐसे पहुंच रहे हैं आप तक और आपके ईयर ड्रम में जा रहे हैं, तो वो कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन फोटोन तो ऐसे ऐसे जाता है ट्रांसवर्सल में। देखो फिर से देखो, और मैं ध्यान से निकालना। चलो ये देखो, ये लाइट है। लाइट में क्या होता है कि ऑसिलेशन ऐसे ऐसे हैं और एनर्जी उधर जा रही है। साउंड कैसा है? समझ में आ गया? Yes. लेकिन ये ऑसिलेशंस इतनी जल्दी जल्दी कराएंगे। सर एक बार हमको अब ये देखो, सर थोड़ा साइड हो जाओ। एक मिनट, ये देखो। तो ये है, तो ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइट का है कि नहीं? ठीक है, और ये कौन सा? ये सॉन्ग ये साउंड का। समझ आ गई बात? अब देखो सर इसे यहाँ पे क्या यहाँ पे मतलब रहने दो। उलझ जाएगा तो मुश्किल है। चलो देखो, रिफ्लेक्शन देखिए,
तो मेरा कहने का मतलब है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, क्योंकि हम उसकी वेव को परसीव नहीं कर सकते, इतनी जल्दी जल्दी चले। बहुत तेज करो तो पता ही नहीं चलेगा वेव। लाइट किसमें होती सर आपने तो कहा लाइट ऐसे ट्रांस- चलती वेव है। चलती है, लेकिन वेव इतनी पास पास हैं कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इनके बीच की वेवलेंथ जानते हो कितनी है? वेव समझते हो? हाँ। और अगर ये बहुत तेज तेज करे तो ये पास पास नहीं बनेंगे, इसके अलग अलग रिपल्स। इतना कम है कि 10 to the power -8 मीटर। चलो अब आप समझ लो, 1 mm का 1,00,000वां हिस्सा। 1 mm तो जानते हो? तो बोलो 2 रिपल के बीच की जगह जान पाओगे? 1 mm का भी 1,00,000वां हिस्सा कर दो, उतने पास है 2 रिपल, तो समझ पाओगे कि क्या है? नहीं। आप देख ही नहीं पाओगे उसका वेव नेचर। सर तो ये मतलब ये स्ट्रेट लाइन में चलता हाँ? इसलिए हम लोग मानते हैं कि इन अवर यूजुअल लाइफ, जो भी हम लोग देखते हैं सुनते हैं, तो यही मानते हैं कि भाई यहाँ से लेजर डाला वहाँ पहुँच गए, स्ट्रेट लाइन नहीं देखते। हाँ। है। सर देखते हैं। लेकिन है वेव नेचर, वेव है, वेव भूलना नहीं है, क्योंकि अभी कुछ फिनोमेना बताएंगे। लेकिन हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें लाइट डाली और लाइट ऐसे गई, जाती कि नहीं जाती? तो इस तरीके से हमने ये देखा रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए शाइनी स्मूथ ऑब्जेक्ट देन इट बाउंसेस बैक इन सेम मीडियम। वो उसी मीडियम में फिर बाउंस बैक हो जाएगी कि नहीं? सर जरूरी है शाइनी ऑब्जेक्ट? शाइनी ऑब्जेक्ट पे मान लो जैसे कोई लाइट गिरी, तो गिरने पर क्या होती है? इट बाउंसेस बैक। डाइवर्ज भी हो सकती है। ये अरे जैसे लेजर हमने यहाँ पे इसे डाला, तो ये उधर इसका कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा? नहीं। तो बाउंस बैक हुई कि नहीं? हाँ, हाँ। तो इट बाउंसेस बैक इन सेम मीडियम। तो ये क्या हुआ? दैट इज कॉल्ड Reflection. रिफ्लेक्शन। सर देना सर यहाँ पर डालोगे तो ऊपर नहीं होगा? हैं? यहाँ पर डालो। यहाँ नहीं होगी, यहाँ क्या करोगे? वहाँ कहीं नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं? और यहाँ डाला तो कहीं ना कहीं बनेगी, ये पता नहीं चलेगी, लेकिन उधर तो दिख रहा ना। हाँ वो वॉल पे। ठीक और है, सर उस पे मान लो मिरर का है तो 3 बार बनेगी। सर 3 बार बन रही वो है। बात अलग है, हाँ। वो सब हम सर दिखाएंगे। एक बार बनाओ। Reflecting, एक बार उसमें reflecting. करो। अभी सारी चीजें लाइट का ही चैप्टर है, अभी बहुत सुंदर। क्या कह रही है? वो सर 3 जगह ना बन रही थी। सर, सर ऊपर करो फिर वो सारा हम कर देंगे, अभी सब आएगा वो सब टाइम से। जो सीक्वेंस में वही चीज पढ़ो ना, ऐसे नहीं। तो रिफ्लेक्शन क्या है? When light falls on some shiny शाइनी object। ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक की बात मत करो, जब ट्रांसपेरेंट। शाइनी की बात कर रहा हूँ तो शाइनी के ऑब्जेक्ट की बात करो, ठीक है कि नहीं? सर इरेगुलर पे नहीं होगा? हम्म? इरेगुलर सरफेस पे नहीं होगा? ये देखो इरेगुलर का भी होगा, लेकिन शाइनी ऑब्जेक्ट है। मान लो शाइनी पे हमने रख दिया, मिरर है ना? मिरर है, तो इस पर अगर हम करेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं बनेगी, ऊपर हाँ, बन- वहाँ बन रही है। ऊपर ऊपर यहाँ से ऐसे करवा। इसी पे बन जाएगी। आई, ओ बहुत ऊपर। बनी कि नहीं? उसी पे मान- यही है। सही है? सर उस पे मारो सर। क्यों माने? When light falls on shiny object, इट बाउंसेस। when light falls on shiny object, then इट बाउंसेस। it bounces back in same medium. Bounces back in same medium. इसे क्या कहेंगे? This is called reflection. समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से लाइट आई, ये मिरर है, तो क्या करें? हम तो सिर्फ ऐसे लेंगे, वो ज़्यादा ठीक है ना। हम जो डे टू डे फीचर उसमें तो यही लेंगे। और ये मिरर है, और ये मिरर की पेंटेड सरफेस है। ये मिरर की कौन सी सरफेस है? Painted. पेंटेड। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पेंटेड है। ये कॉनकेव है ना सर, जो बनाना। ये देखो, ये प्लेन मिरर है, तो मिरर की मिरर देख लो, और ये लाइट का रिफ्लेक्शन है। सर कुछ ऐसे होते हैं सर जिनकी दोनों साइड प्लेन साइड होती है।
ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो हम उस पर ध्यान दें। सो पहला हमने रिफ्लेक्शन देख लिया। नाउ गजेंद्र, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? Sir, when light falls on a shiny object, then it bounces back in the same direction. This is called In the same medium. In the same medium. This is called reflection. दिस इज कॉल्ड Reflection. रिफ्लेक्शन। इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन, परिवर्तन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, उसी में परावर्तित हो गई, लौट गई। ठीक है, अब माही पूछ रही हैं कि फिर प्रकाश का अपवर्तन क्या है? refraction. बात सही है। सो दैट इज चैप्टर का दूसरा नाम क्या है? Reflection. रिफ्लेक्शन। सो व्हाट डज इट मीन बाय रिफ्लेक्शन? When light falls on transparent medium, एक तो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखाई कि नहीं? Yes. और अब क्या हो? Transparent. Sir, उसके ऊपर. When light falls on transparent, transparent medium, then it emerges out. ये क्या होती है? Emerges out. ठीक है, उससे फिर वो वापस निकल आती है। Then it bends at interface. जहां पर मान लो ये एक है, तो एक स्लैब है, रेक्टेंगुलर स्लैब है। ये उसका मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, सर आप वो भी ले सकते हो। वो भी ठीक है। ये रेक्टेंगुलर स्लैब, तो रेक्टेंगुलर स्लैब में अगर लाइट डाली जाए तो ये जो लाइट हम डालेंगे ये थोड़ी बेंड हो जाएगी। ये जैसे मैंने इस पर लाइट डाली, हाँ तो ये अपने पाथ पे नहीं जाएगी, हाँ यानी ये अपने पाथ पे ना जाके क्या होगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। सर एयर और डेंस भी तो होता है अभी दिखाऊंगा कि वाटर टू एयर, एयर टू वाटर। ये जैसे लाइट इस पे पड़ी, हाँ इसको मैं दिखाऊंगा, और जब ये यहाँ से when it enters into other medium, तो ये क्या हो गई बताओ? Bend. बेंड हो गई, टू नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन बेंड हो जाती है। इस बेंड होने को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। अच्छा, जब ये वापस अपने ही मीडियम में वापस आ गई, कैसे? उसी मीडियम में जिससे चली थी उसी में तो वापस तो जाएगी। सर बहुत ज्यादा दूर चले तो जाएगी फिर ये नॉर्मल, अवे हो जाएगी, गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे, और जो ये अवे होगी तो क्या अपने इनिशियल हाँ पैरेलल हो जाएगी। parallel हो जाएगी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये यहाँ भी ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, और ये क्या हुआ? Second. रिफ्लेक्शन। तो ये कौन सी है? Rare to दैट इज, कोई जो लाइट पड़ती किसी चीज पर तो इंसिडेंट रे, इसे क्या कहेंगे? इंसिडेंट इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट एंगल। अच्छा, ये रिफ्लेक्टेड रे, हाँ रिफ्लेक्टेड रे रे, और जो उसी मीडियम में फिर आ गई वापस तो इमर्जेंट। कौन सी रे? बाहर आ गई, इमर्जेंट। ये चीज है। देन इट बेंड्स एट इंटरफेस आइदर टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे और अवे फ्रॉम। फ्रॉम। अगर मान लो ये रेयर मीडियम है, हाँ ग्लास से बाहर आ रही है, तो क्या बाहर नहीं चली गई? अवे फ्रॉम नॉर्मल। और जब एयर से ग्लास में गई तो कम तो क्या closer to नॉर्मल normal। की ओर नहीं मुड़ गई? हाँ परपेंडिकुलर बोलो। होता है। तो वो हम बाद में देख लेंगे इससे क्या क्लॉज है, लेकिन सर, बेंडिंग को समझ में नहीं आया। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, और उस चीज को क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। देन इट बेंड्स, तब वो क्या करती है? Bend होता है। बेंड हो गई कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं बेंड हुई है? ऐसे गई और बेंड हो गई। सो व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, तो ये क्या हो जाएगी? Then it bends at interface. Then it bends at interface, तो ये बेंड हो जाती है। तो इसे क्या कहेंगे?
प्रैक्टिकल जस्ट एक मिनट देखना वो किस कहाँ पे ये अब देखो when light moves from one medium to other तो क्या होता है, तो वो बेंड हो जाती है। जरा देखें कैसे बेंड हो जाती है। क्या ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है? नहीं। है। तो मैं इससे देखूंगा और क्या ये देखूंगा कि जो इसमें लाइट पड़ रही है वो बेंड, ट्रांसल्यूसेंट है। छोड़ो ट्रांसल्यूसेंट तो अच्छी बात है क्योंकि ट्रांसल्यूसेंट ही टिंडाल इफेक्ट देता है और नहीं तो हमें लाइट का पता नहीं चलेगा। तो ट्रांसल्यूसेंट होना चाहिए कि नहीं, अब फिर पता नहीं लगा पाएंगे ना। सर ये है क्या जो बड़ा सा आपने लिया? ये देखो मान लो ऐसे हमने ले लिया इसको हाँ और एक मुड़ी, हाँ सर ये तो सीधी की बीच वाली। भाई सीधी गई है कहीं पर भी, सीधी गई तो सीधी जाएगी लेकिन मुड़ गई है दिखा कि नहीं। हाँ हाँ तो इस मुड़ने को क्या कहेंगे बताओ? सर रिफ्रैक्शन। यही रिफ्लेक्शन है कि सीधी निकल गई, सीधी तो नहीं निकली। सर बीच वाली निकली है ना। अरे निकली है तो सीधी पड़ेगी तो इसमें भी सीधी निकलेगी। When light falls obliquely, जब वो किसी पे कैसे गिरे obliquely, then it bends from its position। बालू बात समझ में आई? तो इस चीज को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। और कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जैसे ये और इस पर गिरे तो इस पर गिरेगी तो लौट गई कि नहीं? तो ये क्या है? सर कुछ दिख नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, ये देखो हाँ तो वो लौटने को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। बोलो बात समझ में आ गई? सो व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, ये देख लो जैसे इन्होंने कहा कि ट्रांसल्यूसेंट मीडियम में दिखाओ सर एक रे के साथ कि ऑब्लिकली होगी तो मुड़ेगी, वो हमें दिखाओ। गजेंद्र ने बोला तो नहीं दिख रहा। मुड़ेगी लेकिन अब इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, कि हम आपको इसमें दिखा देंगे। लेकिन एक बात बताओ कि क्या ये अपने पाथ से डेविएट दिख रही है? Yes, हाँ, sir, दिख रही है। दो मतलब लाइन लेटरल डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir। हाँ। फिर से देखो हाँ सर। कि इसका ओरिजिनल पाथ अलग है Yes, sir। और एक अलग है। मैं दूसरे में भी दिखाऊंगा सर जितनी थोड़ी सी मुड़ी है। मुड़ेगी तभी तो वो मुड़ना भी दिख रहा है, हाँ। कोई देख पाए तो। सर, यस सर, अलग दिखती है वो। वो एक अलग रे दिख रही है मुड़ती Yes, हुई। yes, सर नीचे की तरफ। और वो ये वाली एक इधर से आ रही थी ना, हाँ मैं बड़े वाले इसमें करूँ तो पता चले हमारा वो स्लैब कहाँ चला गया। सब सर, वो वो- उसके ये इसमें देखें बट इसमें क्या है ना कि ये अच्छा डिस्प्लेसमेंट तो दिख रहा है ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर दिख रहा है। अच्छा सर नहीं ये दिख रहा। दिख रही है सर। ओरिजिनल मीडियम है। तो अब इसमें ये क्या है कि मूर्ति है, इस चीज़ को जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें डिटॉल भरेंगे, हाँ पानी के साथ, तब हमें दिखेगा क्योंकि हमें कोलाइडल सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, क्यों? तभी तो आपको दिखेगा क्योंकि वो पाथ नहीं देख पा रहे हैं। समझ नहीं बात कि ये नहीं? डिटॉल? आप पानी में डिटॉल डाल देंगे तो कोलाइडल सोल्यूशन में क्या टिंडाल इफेक्ट आता है? हाँ अच्छा पा- तो ट्रांसलूसेंट बना रहे हैं। हाँ ट्रांसलूसेंट बना देंगे तो फिर क्या होगा बताओ? ये पहले से ट्रांसलूसेंट है ना आपने कहा। ट्रांसलूसेंट पानी थोड़ी ट्रांसलूसेंट है, ये तो सोल्यूशन है, इसमें नमक भी डाल दो। सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन, तीन चीजें हाँ। पड़ी कि नहीं हिट्रोजीनियस में। हाँ तो अब हमें इसको कैसा बनाना पड़ेगा? ट्रांसलूसेंट। कोलाइडल बना लें, अच्छा मतलब फिर नहीं तो पाथ दिख नहीं रहा ना ठीक से। खत्म। इतना डाल दिया, इतने में हो जाएगा? सर ये जमा क्यों हुआ? ये सीधा था। और गिराना पड़ेगा।
लैम्डा। ये देखो, अब हमने इसको ट्रांसलूसेंट बना लिया। ओ हाँ अब तो दिखेगा। हाँ अब कहाँ जाएगा? अब देखो, सर कोई एक बच्चा बुला लो ना पकड़ के। अभी दिखाते हैं। तो सर हमें नहीं दिखता ना। हाँ, अब देख तो लें। सर गिर गया तो ये देखो, ये मोड़ता हुआ दिख रहा? नहीं अरे दिख तो रहा है। हाँ सर, सर हाँ, सर आपका हाथ पे आ रहा है। देखो, नहीं बीच में देखो, और देख लो इधर, ये देखो, मोड़ता हुआ नहीं दिख रहा? हाँ, यस सर हल्का सा हाँ नहीं दिखा? यस यस थोड़ा इधर ऐसे। और इधर इधर देख लो, मुड़ रहा है लाइट। हाँ नहीं दिखी मुड़ी? सर तीनों लाइट एक बार ऑन करो। तीनों क्यों करना, एक ही में पता चलता है। तीन से क्या करोगे? मुड़ गई है, तीनों ऑन कर दो। सर एक और। वो जाएगी नहीं उसके अंदर तो क्या? नहीं, नहीं। हाँ सर खेल थोड़ी करना है। ये देखो, समझ में आई? यस मुड़ी सर। दिखी कि नहीं? सर ये और बड़े पानी के बर्तन है। बोलो सही है ना? हाँ हाँ, कि जब लाइट जाती है किसी मीडियम में, सर जैसे कि स्पीकर में जाए, तब तो जान लोगी। ये देखो, मतलब सब वो वाला पानी भी डाल दो। ये कह रही है कि हमें ज्यादा मोड़ चाहिए। सब वो पानी भी डाल दो। जब पानी को फेंक दिया बना सर ये तो पहले से गोल इसमें डाल दो। ये देखो, ये बना लिया मीडियम, नहीं बना सर। बन गया, नहीं बनाना। नहीं सर और थोड़ा डाल दो ना नहीं तो। और खत्म हो जाएगा हमारे डिटॉल। हाँ सर, सर क्या देखो है? कितने साल से आप चला रहे हो। सर नीचे ही मेडिकल है। 10 रुपए की छोटी बोतल है, ऐसे मत बताओ, हमको सब पता है। अब देखो, ये हमारे पास है, Yes, तो sir. हम इसमें देखें कि मुड़ती भी है रे कि नहीं। अरे सर की नहीं समझ। आपका बैग है। ये बात नहीं, ये इसमें मुड़ेगी नहीं, क्योंकि बाहर अगर बत्ती जलाएंगे तो मुड़ेगी ना। सर देखिए ना। नहीं दिखेगा, क्योंकि बाहर वाली लाइट आप नहीं देख पा रहे ना। हाँ, बोर्ड से जाते हैं, और बोर्ड से हम इसमें कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो दिख नहीं रहा आपको, नहीं अंदर में, इसमें फेल हो जाएगा। हमें वैसे ही चाहिए। तो अब चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन दिख तो गया ना आपको। चलो, अरे ये पानी कौन है? सर लाइटर का जो होता है ट्यूब उसको निकालो उसमें पानी कर दो। वो हमें फ्लैट वाला चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन लाइट फॉल्स, और इससे संबंधित जो भी अच्छे वीडियो में आपको भेज देंगे, आप कंफर्म कर ही लोगे। सो व्हेन लाइट फॉल्स from, when light passes from one medium to other, then it bends. ये क्या हो जाती है? Then it bends at interface. At interface. This is It is called refraction. refraction at interface. इस चीज को लिखो। इसके आया तीन ना, type होते यहाँ हैं। तो आया। जब रेयर में गया तो बाहर आ गया। हाँ? इधर भी तो आ सकता जब रेयर मीडियम में आएगा तो बाहर आएगा, और जब डेंसर में जाएगा तो दबेगा। ऊपर और नीचे इसलिए डिफरेंस है। जब डेंसर में जाएगा तो दब जाएगा, और जब हवादार मीडियम में आएगा तो खुल जाएगा। क्या कहते थे? जब रेयर मीडियम, जहाँ पर लेस डेंसिटी है, वहां जाएगा तो बाहर भागेगा, और जब किस में जाएगा? डेंसर मीडियम में, तो क्या होगा? डेंसर मीडियम में अंदर अंदर। अंदर। आप सीधी सी बात समझो, Comes ये closer देखो, to normal. कि ये देखो कि सर डेंसर कौन सा? ये डेंसर है, कौन सा? ग्लास ग्लास डेंसर, और ये एयर है, एयर है। और ये एयर है। तो डेंसर में दबा और एयर में जाके फिर खुला कि नहीं नॉर्मल पे? हाँ। हाँ यस। बात समझ में आ गई? कि मान लीजिए कि यहाँ सर पर, बाहर डेंसर ज्यादा होना चाहिए। सुनिए अब मेरी बात सुनिए, हाँ। कि ये 3 लोग आ रहे हैं। ये देखो, ये रिपब्लिक डे की परेड है, बोलो बात समझ में आई? हाँ। Yes. अब ये रेत पे घुस गए, समुद्र की रेत, बॉम्बे का बीच। तो बताओ ये बहुत धीरे धीरे चलेगा क्या कौन रेत सा? में? जो इधर वाला जो सबसे पहले नहीं पहुंचा, ये तो तेज सर ऊपर वाला रेत में ज्यादा तेज है? चलेगा कि सड़क पे? अरे सर बताओ। तो रेत में आया, ये धीमे चलेगा ना, और तब तक ये बहुत आगे निकल जाएगा।
अरे सर कौन सा मीडियम? सिर्फ ये कैसे एयर है और ये बताओ डेंसर है। हाँ तो डेंसर में आप जब देखते हो कि परेड जा रही है हाँ। तो उसमें सिंक्रोनाइज मूवमेंट तीनों का देखते हो कि नहीं लाइट को? आपको जो लाइट है वो मूवमेंट दिखता है, देखो कितना अच्छा परेड जा रहा है। हाँ। भीड़ भाड़ थोड़ी ना दिखाई पड़ती है, जब रेस सीधी रेखा में आती है तो वही तो दिखाई पड़ती है। तो आप उन तीनों के एक फेस देख रहे हो, वो लाइट के 3 फोटोन एक साथ आ रहे हैं हाँ अपने साथ। अच्छा, अब जब ये यहाँ पे आए तो ये देखो ये धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये जब तक इतना चला तब तक तो ये बहुत चल लिया, क्योंकि इसे ज्यादा समय खुले में चलने को मिला। और ये बीच का चला, आधा ऐसे चला, ऐसे और थोड़ा इसमें चला। तो सबसे कम कौन चल पाया? ए वो वाला पहला वाला। और फिर ये तीनों फिर कदम ताल करते हुए आगे बढ़ गए। हाँ सर। तो हमने क्या देखा कि लाइट जब इस मीडियम से इस मीडियम में आई तो क्या आपको मुड़ती हुई प्रतीत हुई? हाँ तो यही चीज तो हाइजन ने बताई थी, और हम बता ही क्या रहे इतनी देर से। towards north। क्रिश्चियन हाइजीन ने यही बात बताई कि वेव जा रही है एंड वी आर इन ए हैबिट टू गेट अट्रैक्टेड बाय सिंक्रोनाइज्ड मैनर ऑफ द फेस। तो लाइट आ रही है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये सबसे कम चला। हाँ और जिस जो दूर था वो तो सबसे दौड़ ज्यादा। दौड़ के आ गया भाई, उसे तो सड़क में लेने सपाट। तो बोलो ये पाथ लेंथ ज्यादा होगी कि ये? वो वाली तो इसे मुड़ना चाहिए कि नहीं? हाँ। अच्छा, फिर अब भाई इनको मिल गया एक मीडियम, तो ये यहाँ से चले फिर ऐसे, और फिर यहाँ से फिर इसके आगे ये ऐसे अपना चलते रहे। अच्छा ये देखो फिर ये कौन सा मीडियम मिला? ये तो बोलो सबसे पहले कौन यहाँ टच किया? सर एयर में दौड़ रहे हैं सर सी तो ये इनका मीडियम ऐसे रहा, तो ये ये जो CU चीज है ये तो दौड़ पड़ा। हाँ ये बेचारा धीरे धीरे रेत पे चल रहा है, हाँ तो रेत पे चलते 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 यहाँ पहुंचा। हाँ ये ऐसे रहा ऐसे रहा, क्यों? क्योंकि उनको उनका एक साथ कदम ताली आपको दिखेगा, हाँ क्योंकि वो आप उस ट्रेन में टुकड़ी में से रहता है। तीनों का हाथ ही यहाँ देखोगे। आप उस वेव फेस को डिस्टर्ब करके नहीं देखोगे, उसी से आप पता लगाते हो कि लाइट सीधी रेखा में चले। तो बोलो हटा दूर कि नहीं नॉर्मल से? हाँ और यहाँ नॉर्मल की तरफ आया कि नहीं? हाँ तरफ आया, हट गया। फिर से हाँ, जब रेत से बाहर आया तो बोलो हाँ, रेत ये में वाली normal। चीज ज्यादा चलेगी कि जो रेत में चल रही वो ज्यादा चलेगी? वो वाली। तो बढ़ा के नहीं पा रहे? हाँ। बोलो जस्टिफाइड सर है? आप हाँ। तो बोले थे वहाँ पे कि ए वाला रेत में है। ए बी सी, सी। जब ये पहुंच गया रेत में हाँ तो ये धीरे चल रहा है। तो थोड़ा चलेगा कि नहीं? और जो अभी बाहर है उसकी लेंथ ज्यादा हो, उतने ही समय में मान लो 3 टुकड़ी चल रही है, अब कहीं ये मुड़ो तो अंदर वाला सिर्फ ऐसे ऐसे करेगा, और जो यहाँ वाला है वो थोड़ा ऐसे, और तीसरे वाले को ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके वो फेस मिला था या नहीं? टुकड़ी को मुड़ते हुए नहीं देखा है। हाँ। जब ये एक रुक जाती है और एक सेना ऐसे मुड़ती होती है है। तो अंदर वाला ऐसे 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 करता है हाँ। और मुड़ जाता है, और जो बाहर वाला है नहीं होता है। नहीं देखी हो क्या? तभी तो वो फिर से एक साथ आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? तो वही चीज है। तो ऐसे ही यहाँ पर धीरे धीरे कदम ताल कर रहा है, ये बढ़ गया आगे, क्योंकि चलना तो साथ ही साथ है ना, अपने वेव फेस को थोड़ी ना छोड़ देंगे। ठीक है कि नहीं? सर टुकड़ी क्या? जो सेना का एक वो मतलब कंटिंजेंट का जो वो हाँ। ट्रूप होता है। आर्मी। सर ट्रूप तो वो अच्छा कोई बात नहीं। Then it bends at interface. एक ग्रुप को When it moves from rarer medium to denser medium, then it bends towards normal. नॉर्मल And when it अवे moves, फ्रॉम नॉर्मल when it moves from, डेंसर टू रेयर। वो पूरी बात Away कर चलो। When light moves dense from optically rarer medium to denser medium। रेयर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट तेज चले, हाँ। डेंसर क्या होता है जिसमें लाइट लाइटिंग की तो बात हो रही। हाँ सो 2, मैं बता दूं ग्लास में लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और एयर में कितनी है? तो कौन सा रेयर है? रेयर क्लास है। हम्म क्लास नहीं रेयर वो है। ये है। Air। जिसमें तेज चले वो रेयर है, डेंसर है 2 और जिसमें धीमे चले वो डेंसर। सही है? तो क्या होगा? रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। गजेंद्र सेंटेंस पूरा करो। When light moves from optically rare
ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन the speed of light बहुत अच्छा। changes. जैसे कि अनुराग भी रिपीट करें इसी बात को जैसा उन्होंने Then बोला। when light moves from optical rare medium to optical denser medium, then it goes towards normal. देन इट प्राची पूरा करो। Then ray goes towards normal. देन इट Bends Bends. toward normal. Then it bends toward. यही तो It bends towards the normal सही यही उन्होंने बोला, बाद में बोल दिया बेंड्स टूवर्ड्स, normal. और फिर आगे भी बोलो। And when the moves from optical denser medium to optically rare medium, then it goes When away. it moves. Bend away. फ्रॉम Optical denser. ऑप्टिकली Denser. डेंसर टू रेयरर मीडियम। सर ये डायग्राम वापस समझा दोगे? देन इट मूव्स, Then it bends नहीं होगा तो बेंड्स bend away from normal. अवे From normal. इतनी बात समझ आ गई। हाँ. जस्टिफिकेशन आपके कोर्स में नहीं है कि क्यों ऐसा होता है, बस आप ये समझ लीजिए समझ सब नहीं आया। उसको समझना था ही नहीं। शेष तो ये क्रिस्टियन सर तो फिर ये जो आपने में दिया सेंटेंस गया। लिखा है वही समझा। अच्छा वो समझा कि जब भी ये रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल है, इसकी हाँ। और बेंड कर जाती है, और अपनी जब तरफ। डेंसर से रेयरर में आती है देन इट बेंड्स अवे। क्या जब रेयरर से रेयरर से डेंसर में आई उसके तो तरफ बेंड कर गई, किसके तरफ? नॉर्मल। अच्छा। और जब डेंसर से रेयरर में गई, तब Then उसके it away from it. सही है, रिपीट करो फिर इसी बात पे। When light moves from Rarer to नहीं optical rarer to optical denser, then it comes closer to, then it bends near towards to normal. Then when ऐसा हो सकता है। optical denser when light moves from optical denser to optical rarer, then it goes away from normal. जय Then it बोलो, bends then away. it bends away from रिपीट करो। Bends बोलना क्या? याद हो गया। बोलिए आप। When left medium moves from लाइट मूव्स, light moves from the dense medium, it bends towards the ऐसे नहीं होगा। आप बोलो। when light moves from rarer medium to denser medium, then its direction changes to normal, and when it moves from denser medium to normal medium, क्या rarer बोलो? medium, क्या बोल रहे हैं? Optical लगाए। बेंड्स, देवांशी। हाँ. When light moves from the rarer moves from the optical rarer medium to the denser medium, optically denser medium, it bends towards normal. And when light moves from the optically denser medium to the optically rarer medium, it moves away. No, it bends away from the normal. सही कहा है बिल्कुल। हाँ. समझ जाए? अभी sir, अभी तो 25 मिनट है। ऐसा होता नहीं नहीं आप 15 तक ही रखना, पहले छुट्टियों के पहले 15 तक ही रखते थे। ठीक है, एक टेस्ट लेंगे फिर छोड़ेंगे। सर क्या इस चीज़ का- रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का डिफरेंस रुक जाओ। डेफिनेशन sir, optical वर्ड वाला शिफ्ट है। Light reflection. Define light. अभी याद करना। सर अभी तो बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये है नहीं।
AC बंद कर दो। नहीं, सेकंड में क्या ड्रॉ करना है? ये जो आपने टेंसर और ये बनाया है, हाँ, ये भी। अरे दिखता है। सर फोटो के फीचर नाम भी लिखा है। वेव वाला और पार्टिकल वाला। एक बार बता देने इतने सारे को। चलिए सर एक बार बता दो किसमें क्या लिखना है? हाँ हाँ पूछ लीजिए। What do you mean by dual इधर हटा दें। सर वेव का पिक्चर थोड़ा बता दो क्या है। लाइट? दो फीचर हैं, एक तो फोटोन क्या है, इट इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी, हाँ ठीक है, ये एक विच line मूव्स लाइक वेव। हाँ और दूसरा क्या है, फोटोन टेक्स बर्थ एज पार्टिकल, एंड डाइज moves as wave and dies as particle। कहाँ क्या 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 किसका? फोटोन का जन्म एक पार्टिकल की तरह होता है, एक bird as takes birth as particle, particle moves as wave wave and and dies as when it interacts with matter then it dies as particle। सर पहला क्या था? फोटोन इज अ वेव, photon bird Photon is a packet of energy Packet of- which moves like wave। और दूसरा photon takes birth as particle, moves as wave, एंड डाइज एट पार्टिकल। dies as particle when interacts matter। व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूअल नेचर में? सर ये लिखना है। Light has wave nature as well as particle nature। इतना ही लिखना। सर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में क्या लिखना है? बस यही तो। हाँ, इतना पूरा नहीं लिखना। कौन से दो दो? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। लाइट के कौन से दो नेचर हैं? ठीक है। अब डू यू मीन, ये तो गया वेरियस कलर ऑफ लाइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी विद योर सर असेंडिंग या डिसेंडिंग में? डिक्रीजिंग। मतलब असेंडिंग में। डिक्रीजिंग का क्या मतलब है? Descending। डिसेंडिंग। तो विब ग्योर लिखना। हाँ सर क्या क्या VIB विब ग्योर, सबके नाम भी लिखना। वायलेट, इंडिगो, विब, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और फिर एनर्जी इधर की ओर बढ़ाना, कैसे क्यों? अच्छा हाँ 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 मतलब डिक्रीज हो रही कोई चीज है ना, तो मतलब अरे सर ऐसे अच्छा, बनाना ये है नहीं लिख ना? सकती हो। सर ऐसे ना? और कोई चीज पूछनी है? हाँ सब हमने बता दी ना। रेक्टेंगुलर ब्लॉक शेप में लाइट का पाथ बना लोगे, सर कौन से ये वाला? एरो भी बनाना। सर जो लास्ट हाँ, का यही। सर डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है? ये। सर मार्क अरे सर, अच्छी कौन सी इंसिडेंट रे है वो सब। सर ये वेव नेचर और पार्टिकल सर मार्क नहीं करेंगे कौन सी इंसिडेंट रे है वो। यही बनाना है जो चलो। हाँ और एक करते हैं। ये लो। तो हो जाएगा इतने में? क्या लॉन्ग रेडियो वेव्स भी तो हैं? रेडियो वेव्स क्या है? इनको लॉन्ग रेडियो देखो, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सिर्फ इतनी है, व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाँ, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सर ये यहाँ से
दिया। चलो अब जल्दी से 5 मिनट में करो, जाओ। Eight names. Gamma rays, X rays, हाँ? सर शुरू करें? आप शुरू कर दो, 5 मिनट में कंप्लीट करो। चलो